राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और इसके पहले मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितना पीजीटी के सिलेबस में होना चाहिए उतना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के पार्ट 1 एंड 2 में। और उसके बाद मैंने सेल मॉडल करा दिया है। सेल मॉडल को भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में लेक्चर 8 तक कंप्लीट करा दिया है। और इसमें एग्जाम में जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उस सबको मैंने डिस्कस किया है, उन्हीं पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और कॉन्सेप्ट बता के मैंने उन क्वेश्चंस को कराया है। तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तभी आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझ में आएगा। और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है, तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। अगर आप लोगों के साथ कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज। तो हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और जो लोग नए मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। आइए जुड़िए और अपने पीजीटी एग्जाम को अच्छा करिए। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि मैं फिजिक्स पीजीटी करवाती हूँ, जो है इसका एक कोर्स मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे कराने का, जिसमें अभी लेक्चर 9 तक हम पहुंचे हैं और बहुत यूनिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि हमारे पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। कुछ नए तरीके से अपने एग्जाम को आप प्रिपेयर करिए और अपने जो है जिस भी डेट पे ये एग्जाम हो उसको क्रैक करिए। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम सेल मॉडल में पढ़ रहे थे कि वो जो है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बता रहा था एनर्जी लेवल के टर्म में, और कैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ऑक्यूपाई होके पेयर अप होके ऑक्यूपाई करते हैं एनर्जी लेवल को। ठीक है, और उससे हम बहुत सारी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को पढ़े हैं, जैसे स्टेबिलिटी हुई, जहां से मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट भी आया था। उसके बाद से हमने उसमें पढ़ा कि कैसे ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी ये सब निकालते हैं। तो वैसे ही देखो, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इसमें क्या क्या होता है। जैसे उसमें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो एनर्जी लेवल के टर्म में, जैसे कि बताया गया था, उसमें जो यूज हुआ था मेथड वो एनर्जी लेवल के टर्म में सब कुछ एक्सप्लेन हुआ था। यहाँ पे ये क्या होता है कि इसको हम इस मॉडल में हम जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को कंपेयर करते हैं लिक्विड के एक ड्रॉपलेट के साथ। जैसे लिक्विड लो और उसका एक ड्रॉप है, उसके साथ न्यूक्लियस को कंपेयर करते हैं लिक्विड के एक ड्रॉपलेट के साथ। ठीक है, ड्रॉपलेट के साथ जैसे डेंसिटी वगैरह कंपेयर की जाती है और सारी चीजें कंपेयर की जाती हैं, उतना हमें देखो पढ़ने की जरूरत है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हमें जितनी जरूरत है हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मॉडल भी जो है वो क्या बताता है, ये मॉडल भी न्यूक्लियस की स्टेप, जैसे न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी को ही बताता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को ही बताता है। क्या बताता है, जैसे स्टेबिलिटी बता देता है, जो सेल मॉडल भी बता रहा था। उसके बाद से ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता है, यही मेन है, बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद से ये भी दिखाता है, मतलब बताता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं फीजन और फ्यूजन रिएक्शन में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जो न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस होते हैं उसमें वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन दोनों को, फीजन एंड फ्यूजन दोनों को, बोथ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग पूछा है क्योंकि सेल मॉडल भी न्यूक्लियर
फीजन और फ्यूजन दोनों को बताता है, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन दोनों को बताता है। अब एक साल में जो क्वेश्चन पूछ दिया है उसमें एक बार आंसर जो है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल दे दिया सही, एक बार आंसर आपका सेल मॉडल दे दिया। तो वो वाले जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी तो मैं बताऊंगी आपको कि उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करें बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मॉडल भी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को बताता है, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को बताता है। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें एक बाइंडिंग एनर्जी का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। और वो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो है 5 एनर्जी टर्म्स को मिलाकर बनाया जाता है, अभी मैं वो डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। और उसको उसी से जो है हम इसका स्टेबिलिटी वगैरह और हर चीज पढ़ते हैं। तो इसमें उसको हम विस्चाकर फॉर्मूला भी कहते हैं, या सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला भी कहते हैं उसे हम, जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। तो देखो हमको देखो, मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोलती हूँ कि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब जैसे मान लो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में आपको क्या जानना है, बस एक चीज ये जान लो कि ये जो है उसको लिक्विड के ड्रॉपलेट के साथ कंपेयर किया गया था, डेंसिटी वगैरह। दूसरी चीज कि ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को बताता है, जैसे स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन, बस हो गया। और इसमें एक सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है। जैसे ये भी पूछ देता है कि वो बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले को कहते क्या है, तो उसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कहते हैं, उसे विस्चैकर ने दिया था, तो उसे विस्चैकर फार्मूला भी कभी कभी कहते हैं। बस वो फार्मूला देख लो, उसमें 5 एनर्जी टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ऐसे करके अलग अलग टर्म है, तो वो टर्म सीधे पूछ देता है, ठीक है। और मैं पिछले लेक्चर में भी बोल रही थी कि ए को देखो, तो ए को देखो, इतना देखो, उसमें भी सारा ए का ही रोल है। ए मतलब मास नंबर है, ठीक है। तो इससे ये जो मास नंबर है ना, इसी के बारे में पूछता है कि कौन सा इसके पावर के कैसे कैसे वो प्रोपोर्शनल आता है, वो अलग अलग एनर्जी टर्म्स को ऐड करके एक बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बना दिया गया है। तो मैं आपको अभी वही फार्मूला लिखाने जा रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए, और अलग अलग एनर्जी टर्म को मैं समझा दे रही हूँ, और फिर सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पीजीटी लेवल में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस नहीं होंगे, अगर पूछेगा तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से घुमा देगा। अगर आप इतना पढ़े हैं तो आप आराम से उसको कर लेंगे। तो चलिए हम वो फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद से उसके एनर्जी टर्म्स को समझते हैं। तो चलिए हम पहला टर्म वॉल्यूम एनर्जी को पढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। ये अलग अलग टर्म है, अभी मैं बता रही हूँ। सारे टर्म को अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ वो फॉर्मूला भी पूछ सकता है। देखो इसमें ना हायर लेवल में भी जब एग्जाम वगैरह होते हैं ना, तो देखो इन सब चीजों को बहुत डीप में पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा आपको, आपकी नॉलेज को चेक करेगा, ठीक है। तो पहला क्या है ना कि वॉल्यूम, क्योंकि एमसीक्यू में कितना ही मतलब आपसे डीप कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म पहला, इसको क्या है कि हम लिखते हैं EV इक्वल टू AV। ये आपको रटना पड़ेगा, पूरा रटो। ऐसे ही सरफेस एनर्जी टर्म है, ऐसे ही कूलॉम एनर्जी टर्म है, ऐसे ही पेयरिंग एनर्जी टर्म है, और ऐसे ही एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म है। ये 5 एनर्जी टर्म है। तो मैं एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कहाँ से आया, बाकी चारों पांचों को एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगी। लेकिन अगर किसी को मतलब थोड़ा डीप एक कॉन्सेप्चुअल डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो मुझे कमेंट करेगा, तो मैं जरूर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके समझने के मतलब से सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन थोड़ा वीडियो लेक्चर वो बड़ा हो जाएगा, तो अभी आपके जो एग्जाम में है ना वो इतना ही आप जानिए तो बेटर है। अब जैसे इसमें ऐसे होता है कि जैसे जो एनर्जी होती है वो जो है यहाँ ऐसे आती है, जो वॉल्यूम एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू ए आती है, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये इसको हम AB से दिखा देते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये A है। ये A क्या है, ये मास नंबर है, ठीक है। ये मास नंबर है, रुकिए मैं यहां लिख देती हूँ, वही हटा के इसको लिखते हैं, अभी मैं बता रही हूँ। ये जो है मास नंबर है, ठीक है। अब ये आया कहां से है, मैं एक को आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है, आप देखिए उसके शेप को हम स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है। ये भी पूछ सकता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। अब स्फेयर में क्या, जब 3D चीजें होती हैं तो वहां पे जैसे 2D होता है तो एरिया चलता है,
1D होता है तो लेंथ की बात करते हैं, और 3D होता है तो हम हमेशा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन में, ये आप सब पढ़े होंगे, आर क्यूब, ठीक है, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जहां पे आर क्यूब जो ये आर होता है वो रेडियस होता है उस, जो है मान लो ये आपका स्फेयर है, ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा 3D ले लेते हैं इसे, तो ये जो है आर रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस है ये एटम के लिए आता क्या है, ये चीज आप देखें, एटम के लिए ये आर जो होता है वो आर नॉट ए टू द पावर 1/3 आता है। ये जब अभी मैं इसके अगले लेक्चर में जब एटम के बारे में डिस्कशन करूंगी तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप इसे भी यहाँ पे स्टार बना करके लिख लीजिएगा, अभी के लिए अभी आप रट लीजिएगा कि एटम के लिए आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। इस पे भी बहुत क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, तो उसको आप रट लीजिएगा। तो ये जो हम एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसको उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो उसका वॉल्यूम हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं आराम से। और ये न्यूक्लियस के रेडियस के लिए आर होता है, तो ये जो है ये आर नॉट ए टू द पावर 1/3 आया। कैसे आया ये मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिए कि यहाँ से ये जो वॉल्यूम होता है और ये जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म होता है वो मैं आपको बताई हूं ना कि E जो है प्रोपोर्शनल टू जो है V के होता है, वॉल्यूम के होता है, ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो अब यहाँ पे पहले हम उसको पूरा रख के इसको देखते हैं। तो ये हो गया 4/3 पाई, और आर क्यूब की जगह पे हम आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब करते हैं। तो ये जब आप इसको ब्रेक करिए तो ये 4/3 पाई, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये ए टू द पावर 1/3 पे 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो वॉल्यूम आता है वो आता है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ठीक है, इंटू ए, ये आपका वॉल्यूम आता है, ठीक है। अब ये इतने तो कांस्टेंट हो जाते हैं, आर नॉट की भी वैल्यू होती है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इतने जो है कांस्टेंट हो जाते हैं। अब बचा क्या, ये बचा जैसे वेरिएशन किसके साथ होगा, ए के साथ, जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर होता है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होता है वो इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे एनर्जी के पास, तो मैं कहाँ लिखा हूं, चलो मैं यहाँ लिखाती हूँ, तो इसी को हटाती हूँ। तो जैसे एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल थी वॉल्यूम के, तो यहाँ प्रोपोर्शनल हो गई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए के। तो यहां से ये क्या प्रोपोर्शनल हो गई, ए के प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसको लिख देते हैं ए वी इंटू ए, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आ गया। तो आपका पहला जो है, और यहाँ पे वॉल्यूम दिखा देते हैं कि जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है वो एवी जो है एवी इंटू ए के बराबर होती है यहाँ से, ठीक है। और इस एवी की भी वैल्यू आती है, क्योंकि ये देखो ये कांस्टेंट ही है ना, जैसे 4/3 है, पाई की वैल्यू रखोगे और आर नॉट की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद से आपको एवी की कुछ वैल्यू मिलेगी। एवी की वैल्यू 15.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है वो ईवी जो है एवी इंटू ए के प्रोपोर्शनल होता है, और एवी की वैल्यू 15.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कैसे हुआ ये सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है, और उस शेप स्फेरिकल होने की वजह से उसके रेडियस को हम 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, और वहां से ये सब रख के मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक पहला टर्म हो गया। अब हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी टर्म, ठीक है। और एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इधर उधर की थोड़ी नॉइज आए, क्योंकि अगर अगल बगल लोग रहते हैं अलग अलग, तो अगर कोई मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत पढ़ाने में नॉइज अगर आ रहा है थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, कोई भी आवाज ना आए ऑडियो के थ्रू, तो लेकिन आ जाती है, अगल बगल लोग बातें करते हैं तो उनको मैं रोक नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज्यादा देर तो होता नहीं है, 1-2 सेकंड के लिए अगर इधर उधर से नॉइज आएगा तो प्लीज आप कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पूरा अच्छे से लिख दी हूँ,
ताकि इसमें जैसे मैंने बताया है कि मैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म को आपको समझाई हूँ। क्या समझाई हूँ कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो था वो ईवी जो है प्रोपोर्शनल टू ए आया था, ठीक है, एवी इंटू ए था, तो ये आया था, ये पहला था, ठीक है, इसको मैं बता चुकी हूँ, इसी को मैं एक्सप्लेन की हूँ। बाकी अब मैं आपको ऐसे देखो इसी की तरह से सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट यही सब फार्मूले ही पूछे जाएंगे, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बशर्ते आप ये रटिए और इन टर्म्स का मतलब समझ जाइए कि क्या है। तो जो दूसरी एनर्जी होती है सरफेस एनर्जी टर्म होता है, पहला वॉल्यूम एनर्जी टर्म, दूसरा सरफेस एनर्जी टर्म, और इन्हीं सबको मिला के एक बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बनता है जिसे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला कहते हैं। तो अब देखो सरफेस एनर्जी के लिए एस दिखा रहा है, सरफेस एनर्जी है, ठीक है, सरफेस के लिए ये एनर्जी है, इसमें यहाँ पे माइनस एस है, जैसे वहां पे एवी था, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए थे तो एवी था, वॉल्यूम एनर्जी का कांस्टेंट लगाए थे जो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब था, उसकी वैल्यू थी 15.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे ही इसकी भी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इतना मतलब वैल्यू क्यों रटना, इसको नहीं पूछेगा, बस ये प्रोपोर्शनलिटी मैक्सिमम मैं देख रही हूँ क्वेश्चन को जो एनालिसिस की हूँ, तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी मैक्सिमम यही पूछ रहा है, और वो भी मैक्सिमम ए की। तो ये देखो मास नंबर है, इसमें मास नंबर, प्रोटॉन यही आपको दिखेंगे, जैसे जेड दिख रहा है ये प्रोटॉन है, जेड जो एटॉमिक नंबर है, और ये मास नंबर है। तो ये देखो ये a⁻²/3 के प्रोपोर्शनल आता है, अगर ये कांस्टेंट को हम हटाएं तो ये प्रोपोर्शनलिटी 2/3 के चली जाती है। तो यही पूछता है कि सरफेस एनर्जी टर्म जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, वो किसके ए के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो ए के 2/3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वैसे ही कूलॉम एनर्जी टर्म है, तो देखिए जो कूलॉम एनर्जी टर्म है, जो थर्ड टर्म है, वो है EC इक्वल टू माइनस AC Z² अपॉन A⁻1/3। अभी आप देखना ये AC जो है ये कूलॉम एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसकी भी वैल्यू है, जैसे उसकी 15.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वैसे ही इसकी भी है, वैसे इसकी भी समथिंग वैल्यू आती है, ठीक है ना। EC इक्वल टू, अब ये देखो ये Z² है, ये जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जेड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके स्क्वायर के आता है प्रोपोर्शनल, और ए के 1/3 के -1/3 के प्रोपोर्शनल आता है, या ऐसे दो जगह मतलब ऐसे दो तरीके से पूछ सकता है कि EC जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलेगा तो a⁻⁻1/3 आप करिएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बोलेगा, देखना कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली का मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो जब इसे हम डायरेक्ट ऊपर उठाएंगे तो माइनस ले लेगा ये, क्योंकि जब फ्रैक्शन में जो नीचे होता है उसको जब ऊपर लेके जाते हैं कोई भी वेरिएबल तो उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है, तो a⁻⁻1/3 हो जाएगा, और अगर इनवर्सली बोल रहा है तो डायरेक्ट जो है EC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यही पूछता है, मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं ना, मैं मतलब क्वेश्चन को एनालिसिस करके देख चुकी हूँ कि बस यही ए के प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, या तो अलग अलग टर्म पूछ देगा, या तो पूरा विषयकर जो है फॉर्मूला ही उठा के रख देगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप अलग अलग इसको याद कर लो, और उसके बाद पूरा एक साथ इसको जब मिला के लिख दोगे तो वही विषयकर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो है एसिमेट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, वो अनइक्वल होते हैं, तो वहां पे कुछ एसिमेट्री आ जाती है, ठीक है, तो इस वजह से एक एसिमेट्री एनर्जी टर्म भी बनता है, वो क्या ASY से एसिमेट्री दिखाते हैं हम सफिक्स में, वो क्या होता है -a जो कांस्टेंट है इंटू a-2z का स्क्वायर अपॉन a, ये पूरा ऐसे ही आता है, इसमें इनवर्सली डायरेक्टली कुछ नहीं पूछता है, ऐसे अगर देगा तो सीधे दे देगा, ठीक है। और इसके बाद एक पेयरिंग एनर्जी होती है जो EP इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस AP a⁻³ एंड 0, यहाँ 3 एनर्जी है, यहाँ एक कंडीशन होती है, ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, उसके लिए पूरा इरेज करना पड़ेगा। तो ये देखो कंडीशन होती है कि प्लस माइनस AP a⁻³ एंड 0 में एक प्लस वाली है, मतलब प्लस AP a⁻³/4, एक माइनस AP a⁻³ एंड एक 0। अब वही चीज मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था कि इवन न्यूट्रॉन होंगे, जैसे इवन न्यूट्रॉन इवन प्रोटॉन नंबर होंगे, तो उसके लिए पेयरिंग एनर्जी क्या आएगी, मैंने बताया था ना कि पेयर हो करके वो एनर्जी लेवल एनर्जी टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ये अलग अलग 3 आते हैं, उनकी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पहले मैं इसे जो है
थोड़ा मिटा दूं। अब आप ये समझ चुके होंगे, अब मैं डायरेक्ट वो विसेकर फॉर्मूला लिखूंगी और वहां भी ये टर्म्स आपको दिखा दूंगी इसको समझाने के बाद, ठीक है।